Hello, good morning, guys. I welcome to all. This is Ajay, and now you're watching JKSSB online tutorial, and I hope you will be fine. So, in the very last sessions, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ही क्यों, एंड उसके बाद हम लोगों ने यूनिट के बारे में डिस्कस करा, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूनिट क्या होता है। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट होता है, उसको हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई नाम दिया गया होगा, तो उसी को यूनिट बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल से बोला था, जैसे 17 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर व्हाट इज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या है गाइस, वही है आपका यूनिट, वो इसकी पहचान। एंड व्हाट इज 17, तो 17 क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। उसके बाद हमने थोड़ी सी आगे बढ़ के बात की, मैंने बोला यूनिट बनाए क्योंगे, मैंने वो भी समझाने की कोशिश करी बहुत अच्छे से। देखो, हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, अगर साइंस नहीं है तो भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ। भाई 10th तक सबने साइंस पढ़ी है, और ये 10th की चीज़ें हैं सारी। हम आपको इतनी बेसिक और सिंपल तरीके से करवाएंगे, आप सबको समझ आएगा। और क्वेश्चन भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट अपने 2-2 3-3 फ्रेंड के साथ शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है गाइज। तो आपको मिसलीड बहुत जगह से हो जाओगे, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पे भी ज़्यादा लोग विजिट कर सके और एक अच्छा कंटेंट देख पाएँ। उसके बाद गाइज मैंने आपको बताया था कि यूनिट बनाने के लिए 1960 में एक मीटिंग हेल्ड की गई, जिसमें हर एक मेन बड़ी बड़ी कंट्री ने पार्ट लिया, और उसमें यूनिट डिसाइड किए कि कैसे कैसे होते हैं, फंडामेंटल, डायराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अगर आपने पहला यूनिट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक है, वहाँ पे जाके पहला लेक्चर देख लीजिए। और दूसरी चीज़, हाँ, आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले भी जो पहला हमने बायो का चैप्टर पढ़ा है, विटामिन, उसके मैंने MCQs की पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ डाउनलोड करना ही नहीं आता। भाई पहले आप पीडीएफ को ओपन करो, जैसे ओपन हो जाएगा ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन होगा राइट साइड पे, उसको क्लिक करो, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो उसके बाद मैंने बताया था फंडामेंटल क्या होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसको अपना बताने के लिए किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। डायराइव्ड क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, सप्लीमेंट यूनिट क्या होते हैं और डायराइव्ड क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने फंडामेंटल 7 यूनिट करवाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिहाज से भी, प्लस इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैंने बताया था कि ऐसा यूनिट कैसे बना, 3 यूनिट का मिलाने के बाद, ये मैंने आपको समझाया था। देखो देखो, CGS यूनिट था, FPS था और MKS था। फिर MKS को ही एक्सटेंड किया गया, इसमें ही कुछ ऐड ऑन किया गया, कुछ इसको मॉडिफाई किया गया, और बाद में ऐसा यूनिट बनाए गए। ऐसा यूनिट एक ही होता है गाइज, किसी भी चीज़ का ऐसा यूनिट एक होगा, और बाकी यूनिट बहुत सारे होंगे। मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैंने लेंथ का बता दिया था, मीटर होता है, मीटर और इसको कैसे मेजर किया गया था, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से इसको रिलेट करके बनाया गया था। उसके बाद मैंने मास का बताया था, किलोग्राम, किलोग्राम कैसे किया था ये भी मैंने बताया था। टाइम होता है सर सेकेंड। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। फिर मैंने टेम्परेचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताई थी। मैंने बताया था टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, और टेम्परेचर केल्विन कितना होता है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का निकाला जाता है। ये है आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, और इसका 1/, इतना पार्ट लेना आपको। फिर मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। जितने भी सॉलिड पार्टिकल पास होंगे आपके एटम्स, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सॉलिड बन जाएंगे। थोड़े दूर दूर होंगे तो लिक्विड, ज़्यादा दूर होंगे तो वो एयर की फॉर्म ले लेंगे, गैस की। फिर मैंने आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बताया, ये क्वेश्चन NTPC में आया भी था, अभी जस्ट 1 मंथ पहले एग्जाम हुआ। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, कैंडिला, और सिंबल CD। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने आपको बताया, मोल। और यहाँ पे एक ये चीज़ याद कर लेना कि इसको याद कर लेना, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्टली। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 × 10⁻23। आगे बढ़ते हैं, आज हम डायमेंशन करने वाले हैं। सर डायमेंशन से पहले मैं आपको 2 यूनिट बचे हैं वो बताता हूँ, डायराइव्ड क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। जैसे डायराइव्ड का कुछ खास नहीं है, क्योंकि डायराइव्ड यूनिट हमने क्या किया था, 0 फिक्स किया है। क्यों 0 किया गया, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्पीड निकालना आपको, किसी भी चीज़ का स्पीड। चलो ये आपको मैं समझाने वाला हूँ अभी डायमेंशन में। जैसे आपको स्पीड निकालना, स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इन चीज़ों को प्रैक्टिकल रियल लाइफ में समझने की कोशिश करो। आपको हर एक चीज़ को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना है, और देखो कि आप वो चीज़ कहाँ कर रहे हो लाइफ में। अगर एक बार रियल लाइफ में रिलेट करना सीखे,
कोई भी कॉन्सेप्ट आपने अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ लिया तो गाइज बिलीव मी कभी भूलोगे नहीं लाइफ में, क्योंकि जो भी चीज़ आप रेगुलर देखते हो, अगर रेगुलर देखते हो वो आपको याद आएंगी। एक बार स्पीड को आपने अपनी बाइक के साथ रिलेट कर लिया ना तो लाइफ में नहीं भूलोगे उसको। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, आपको सीखने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को रिलेट करके याद रखना पड़ता है। ऐसे रट्टा मार लोगे तो भूल जाओगे 3 दिन के बाद, ऐसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अभी मैं आपको जैसे ही डायमेंशन करवाऊंगा इसको मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि स्पीड कैसे निकलती, क्यों देखा जाता है ऐसा। तो डिस्टेंस भी होगा, टाइम भी होगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर? मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्पीड का क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। देखो इसमें मीटर लेंथ की बात भी हो रही है, सेकंड भी हो। अगर मैं यहाँ से टाइम को काट दूँ, क्या मेरी स्पीड बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो ये बेसिकली वही होता है कि आप कितनी दूरी चल के आए हो, कितने टाइम में। मान लो आपको कोई बोले कि आप कितना चल के, आप बोलो 1 किलोमीटर चलाओ, तो भाई 1 किलोमीटर चलने में कोई टाइम भी लगा होगा, ये स्पीड थोड़ी है। आपने बोला मैं 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलाऊँ, तो ये स्पीड बन गई 1 किलोमीटर पर आवर्स। पर आवर्स का मतलब होता है 1 किलोमीटर ऊपर और 1 आवर्स नीचे, ये होता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर्स ऐसे, तो जैसे मर्जी बोल दो। तो मतलब हर घंटे बंदा 1 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है। तो 2 घंटे में 2 चलेगा, 3 घंटे में 3। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सर डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, डेराइव्ड के बाद सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। इसका मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिख लो गाइस प्लेन एंगल, एंड सेकंड लिख लो आप सॉलिड एंगल। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समझा देता हूँ, कभी ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए। देखो प्लेन एंगल क्या आता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में। किस में करते हैं? रेडियन में, जिसको शॉर्टकट में RAD बोला जाता है। अच्छा, अब समझने की थोड़ी सी कोशिश करना कि रेडियन क्या होता है, कैसे बनेगा। जैसे मान लो एक आपके पास सर्कल है, सपोज दैट आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से सर्कल के बाहर की दूरी कोई भी, वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट के साथ क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। लेकिन प्लेन एंगल तब बनेगा जब आपका ये क्या होता है, ये छोटा सा इस पार्ट को बोलो तो इसको आर्क बोला जाता है, आर्क, ARC, आर्क। अगर आपकी रेडियस की लेंथ इक्वल टू आर्क की लेंथ से बराबर हो जाए, आर्क की लेंथ के बराबर हो जाए, तो इसमें जो सेंटर में जो भी एंगल बनाएगा बीच में, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक फिक्स होगा, अगर आपने एक बार इससा ले लिया, दूसरी बार इससा ले लिया, तो फिर ये दूरी बराबर नहीं बची। इस हिसाब से लेना है कि कहीं भी कि ये बड़ी दूरी इसके बराबर हो जाए, इतने गैप में दोनों लाइनों को बाहर मिलाना है, दोनों रेडियस को। तो जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो अब मैं बोलूँगा रेडियस की लेंथ आर्क के बराबर है, तब जो प्लेन पे एंगल बनेगा उसको बोला जाता है प्लेन एंगल, जिसको मैं रेडियन में मेज़र करता हूँ। फिर से सुनना मेरी बात को, मैंने बोला कि अगर आपके एक सर्कल में 2 रेडियस के बीच में एक ऐसा एंगल बनाओ जब आपकी इसकी आर्क की दूरी भी आपके रेडियस के बराबर हो जाए, देन ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोला जाएगा रेडियन, इसको बोला जाएगा प्लेन एंगल। आई होप समझ पाए होंगे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाट इज रेडियन, या बोल सकता है कि रेडियन एंगल कब बनेगा। तो आप बोलोगे जब लेंथ ऑफ रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम रेडियन बोलते हैं। कब? जब आपकी रेडियस की लेंथ आर्क के लेंथ के बराबर हो जाए। तो ये है आपका प्लेन एंगल। अगर सर मैं बात करूँ सॉलिड एंगल की, तो वो क्या होगा? पहली बात, उसको मेजर करने के लिए आप कैसे यूनिट यूज़ करते हो, वो होता सर स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, जिसको सिंबल दिया गया है SR। तो ये क्या होता है, जब आप किसी सेंटर एंगल से 2 रेडियस को इस प्रकार मिलाओ, और अगर उसी 2 लाइनों को सेम लेंथ की मैं एक वो बना दूँ, आपका स्क्वायर बना दूँ, देखो स्क्वायर बना दूँ। स्क्वायर का मतलब होता है सारी साइडें बराबर, मतलब जितनी रेडियस उतनी ही पूरे स्क्वायर की साइड, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं।
स्क्वायर एक ऐसा फील्ड होता है इसकी सारे साइडें इक्वल होती हैं, तो जितनी रेडियस ये होगी ये भी दोनों उसी स्क्वायर की साइड है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगी। जब ऐसी साइडें आप 4 बना दोगे फिर जो सेंटर में एंगल बनेगा उस एंगल को बोला जाएगा सॉलिड एंगल, उस एंगल को बोला जाएगा सॉलिड। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ सर लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड होगी उसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ जब सेम होती है तो फिर जो सेंटर एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं सर, सॉलिड एंगल। तो आई होप ये दोनों ही यूनिट आप समझ पाए होंगे, सप्लीमेंट्री और इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसका वो याद रखना यूनिट क्या होता है, किसमें इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लेन एंगल भी खत्म हो गया, सॉलिड भी। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आप लोग अभी सब कुछ सीखने वाले हो। अब जो आप सीखोगे ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, और बार बार बोल रहा हूँ गाइज प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी वीडियो पे व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है। चलो डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशन होते हैं सर आपके मान लो 3 डायमेंशन। वैसे तो डायमेंशन आपको पता होगा जिसके 3 डायमेंशन होंगे, जैसे आप एक पेज ले लो, आपके सामने कॉपी का पेज है, ऊपर से देखो जैसे आपका फर्श है, फर्श 3 डायमेंशन है और वॉल्यूम 2 डायमेंशन है। अगर कमरे का वॉल्यूम लो तो उसमें हाइट इंक्लूड हो जाएगी, वो 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे हम करेंगे एक तो लेंथ की। आज के बाद आपको डायमेंशन कभी याद नहीं करने पड़ेंगे, अभी अपने आप बना दोगे। लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसमें डायमेंशन ये बोलता है कि आप हर एक यूनिट को, दुनिया के हर एक यूनिट को लेंथ, मास और टाइम में लिख दो। लेंथ, मास और टाइम में लिख दो। वैसे तो लेंथ का मैं ऐसा यूनिट बोलूँ तो क्या होता है आपको पता, मीटर होता है, लेकिन डायमेंशन में इसको एल ही बोला जाएगा, एल फॉर लेंथ। और मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, लेकिन डायमेंशन में इसको मास ही, एम ही बोला जाएगा, अदरवाइज एम किसका हो जाता है, मीटर का, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है सर, सेकेंड, लेकिन इसमें टाइम ही बोला जाएगा। अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूँ सेकेंड, मास में किलोग्राम और लेंथ में मीटर, ये होता है। लेकिन डायमेंशन के अंदर एल एम टी या एम एल टी, जिसमें आप पढ़ते हो एम एल टी, तो क्या होगा सर, ये मास, ये लेंथ, ये टाइम। मतलब हम हर एक चीज़ को एम एल टी की फॉर्म में लिखेंगे, उसी को हम डायमेंशन बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्पीड, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये डायमेंशन आपको एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप खुद में खुद बना लोगे अभी, लेकिन मेरे साथ अब सीखने की कोशिश करना कि आपको जो फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है ये आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आज के बाद अब कभी डायमेंशन को याद नहीं करोगे। चलो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला लिख लीजिए सर, सबसे पहला मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ लेंथ का बनाते हैं, किसका, लेंथ का। यहाँ पे आप हर एक वर्ड को आप समझने की कोशिश करना, और अभी आपकी एक फिजिक्स की पूरी बेसिक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। समझ जाओगे तो ये आप पूरी की पूरी फिजिक्स को बहुत अच्छे से सीख भी पाओगे। तो लेंथ क्या होता है बेसिकली, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो आपको पता है लेंथ कोई भी चीज़ की दूरी की बात होती है। लेंथ कोई भी चीज़ की दूरी, जैसे इस पेन की कोई लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी है ये इसकी क्या है, लेंथ है। अब लेंथ को सर मैं बोलूँ कि इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सर ये मीटर। साथ साथ आप ऐसा यूनिट भी सीखोगे, ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर, जिसको मैं सिंबल में एम बोलता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ सर डायमेंशन बता दो, डायमेंशन में तो एम एल टी 3 ही चीज़ें आएंगी। जैसे अगर आपने ऐसा यूनिट को पढ़ लिया, ऐसा यूनिट अगर आपको बनाने आ गए तो ये अपने आप बना लोगे। जैसे मीटर क्या होता है आपको पता है, ऐसा यूनिट में मीटर, ये लेंथ की बात हो रही है। मैं बोलूँ क्या कहीं मास आया, आप बोलोगे मास नहीं आया, या ऐसे बोल दो m0। क्या कहीं लेंथ आई, बिल्कुल सर लेंथ में एक बार मीटर मतलब एक लेंथ आ रही है, तो लेंथ को एक बार लिख लो। क्या कहीं टाइम आया, नहीं आया, इसको ऐसे भी बोल सकते हो L1। तो मैं समझ जाऊंगा L1 के साथ मास और टाइम 0 है, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। बताओ बात समझ आई। मैंने बोला कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है और इसके डेफिनेशन क्या है। लेंथ की डेफिनेशन वैसे है कि जिसको मीटर में मेजर किया जाता है, तो इसका क्या है सर, सिंबल m। तो ये तो ऐसा यूनिट आ गया मीटर, लेकिन मीटर एक लेंथ है, डायमेंशन में इसको l लिखना पड़ेगा। गलती से m को m मत लिख देना, m यहाँ पे मास है, यहाँ पे लेंथ है। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगला देखो, यहाँ से आप चीज़ें समझना भी स्टार्ट करोगे। जैसे मैं बोलता हूँ सर एरिया बताओ क्या होगा, किसी भी चीज़ का एरिया क्या होगा। अब एरिया निकालने के लिए पूरी मेंसुरेशन में आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बस वो निकालने के तरीके चेंज होते जाते हैं।
कोई भी चीज़ का एरिया निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अगर मैं सिंबल की बात करूं, मैं आपको इसका एसआई यूनिट बताओ तो एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा सर। आपको अगर ये समझ है कि लेंथ एरिया क्या होता है तो एसआई यूनिट भी खुद लिख लोगे और डायमेंशन भी खुद बना लोगे। जैसे आपको बोला जाए कि लेंथ इसका एसआई यूनिट, एरिया का व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एरिया, आप बोलोगे सर इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है तो लेंथ भी एक तरह से दूरी है तो इसको मैं मीटर लिख दूंगा, और ब्रेड्थ भी एक तरह की दूरी, इसको भी मीटर लिख दूंगा। मीटर इंटू मीटर क्या होता है सर, सेम बेस हो, पावरें दोनों की ऐड हो जाती हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मुझे पता चल गया कि एरिया का एसआई यूनिट क्या है सर, मीटर स्क्वायर। इसलिए आप हमेशा बोलते हो कि एसआई यूनिट एरिया का स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम का क्यूब में। अभी आप वॉल्यूम भी सीख जाओगे। तो मुझे पता चल गया मीटर स्क्वायर। जैसे मैं बोलता हूँ स्क्वायर का एरिया निकालो, आपको पता है कि इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर ये ए है, सारी ये ले लो। मैं बोला इसका एरिया निकालो, मैंने अभी बोला कि एरिया तो एल इंटू बी ही होगा। लेंथ कितनी है, लेंथ ए है। ब्रेड्थ कितनी है सर, ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर। तो सीधा लिख दोगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर कहाँ से आया समझ आई, क्योंकि इसके दो डायमेंशन होते हैं। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ से मैंने ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश करी तो लेंथ भी एक क्या है, लेंथ भी एक दूरी है इसलिए मुझे मीटर लिखना पड़ा। ब्रेड्थ भी एक दूरी है इसलिए फिर मीटर लिखना पड़ा। दो बार मीटर आ गया तो मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा अब डायमेंशन लिखते हैं। ये दूरी की बात हो रही है, दो बार दूरी आ रही है, लेंथ दो बार आ रही है। मैं बोलूँ एम आ रहा है, नहीं आ रहा, एम जीरो हो गया। एल कितनी बार आ रहा है सर, ये लेंथ दो बार आ रही है, क्योंकि मीटर तो इसमें ऐसा यूनिट में है ना, उसको डायमेंशन में एल ही बोला जाएगा। तो एल दो बार आ रहा है। क्या टाइम आ रहा है सर, नहीं आ रहा, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो एल टू। ये होगा इसका डायमेंशन एल टू। तो आपको पूछा जाए व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया तो आपका आंसर होगा सर एल टू। समझ जाइए एल टू कहाँ से आया, क्योंकि लेंथ दो बार आ रही है। मैं किसी भी चीज़ को एम एल टी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा आगे। अभी आपका इतना भी वो डिफिकल्ट चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है। अब धीरे धीरे देखो आप फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी सब कुछ समझोगे बहुत अच्छे से। जैसे मैं बोलता हूँ सर वॉल्यूम की बात करते हैं, एक बार वॉल्यूम की बात करते हैं। अच्छा वॉल्यूम को किस प्रकार मेजर करते हैं सर, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आपको पता सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो यहाँ से एक मैं आपको शॉर्टकट बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरी मेंशुरेशन में काम आएगा। किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको फॉर्मूले याद करने नहीं पड़ते, खुद बना लोगे। ये बराबर होता है सर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मैं आपको बोलता हूँ सर मुझे बताओ आपके क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो गाइस क्यूब क्या होता है, क्यूब बेसिकली एक ऐसा फिगर होता है जिसको किसी भी एंगल से देख लो आपको हर साइड से वो सेम दिखेगा। जैसे क्यूब क्या होता है, जैसे आपने डाइस खेली होगी, लूडो वाली डाइस, तो उस डाइस को पकड़ के एक बार देखना, जैसे ऐसे पकड़ के हाथ में रखना, तो जिसके ऊपर वो खड़ी है वो हो गया उसका बेस। तो उस जिसके ऊपर खड़ी है उसको नीचे से एक बार ध्यान से देखना, वो आपको स्क्वायर दिखेगा, मतलब ऐसे एक सारी साइडें बराबर होंगी उसकी, वो हो गया आपका स्क्वायर। तो एरिया बेस हो गया स्क्वायर, एरिया बेस क्या हो गया आपका स्क्वायर। मतलब डाइस का एरिया क्या होता है, बेस क्या होता है जिसके ऊपर खड़ी है वो स्क्वायर होता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। लेकिन अगर मैं हाइट की बात करूँ तो डाइस को पकड़ के देखना वो कितनी हाइट है उसकी, तो वो हाइट भी उसकी सारी साइडों के बराबर होगी। क्यूब की यही तो खासियत होती है, हर साइड से हर एक साइड इक्वल होती है। तो हाइट भी क्या हुई ए, तो वॉल्यूम क्या बना ए क्यूब। ये मैं आपको मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे एक और लिख लो, मैं बोलता हूँ सर वॉल्यूम निकालो आप, वॉल्यूम निकालो आप क्यूबॉइड का। किसका, क्यूबॉइड। मैंने बोला कोई बात नहीं, एरिया लिखो किसका, एरिया बेस, जिसके ऊपर भी क्यूबॉइड खड़ा होगा वो हर एक चीज़ का कोई एरिया होगा। जैसे इस पेन का एरिया क्या होगा, तो ये जिसके ऊपर ये बेस ये दिख रहा है सर्कल, ये एरिया है और ये इसकी हाइट है। तो एरिया बेस इंटू हाइट। अच्छा क्यूबॉइड होता कैसे है, जैसे आपके घर में एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स को आप क्यूबॉइड बोल सकते हो। इसमें क्या होता है सर, ये इस तरीके से होता है आपका बॉक्स, इस तरीके से होता है कुछ, इस जिसकी जहाँ से नीचे खड़ा है एक लेंथ होगी, एक आपकी लेंथ होगी, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेड्थ होगी, चौड़ाई भी होगी। तो इसको एल बोल दो, इसको बी बोल दो। लेकिन नीचे से ऊपर तक जहाँ पे खड़ा है उसकी एक हाइट भी होगी सर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड से देखोगे तो हाइट भी होगी, जो आपके कमर तक या ऊपर तक आएगी वो उसकी हाइट होगी नीचे से। तो इसका एरिया क्या है, नीचे किसके ऊपर खड़ा है ये पूरा पूरा बॉक्स, जो खड़ा है नीचे पूरा सर वो बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर खड़ा था ये बॉक्स।
ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने ऐसे डिजाइन किया। ठीक है, तो बेसिकली वो एक नीचे जिसके ऊपर खड़ा वो क्या होता है, अब देखो नीचे से बिल्कुल प्लेन ऐसे होगा जिसके ऊपर खड़ा है, तो वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। मतलब आपका कोबाइड कोई भी होगा, वो जो खड़ा होगा वो नीचे उसका बेस में रेक्टेंगल होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, और उसकी एक हाइट भी होगी एच, तो एल इंटू बी इंटू एच। इसमें भी एरिया बेस इंटू एच है। चलो एक एग्जाम्पल से वो समझ लो। जैसे मैं बोलता हूँ आप मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, तो आपने पढ़ा होगा ना पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन कहाँ से आता है, इसमें भी यही लिखा हुआ है एरिया बेस इंटू हाइट। अच्छा बेस का एरिया कितना सर, बेस का एरिया, सिलेंडर क्या होता है आपका, सिलेंडर जैसे ये पेन है ना, इसको ऊपर से काट दो, ये सिलेंडर है इसका पूरा, जो नीचे से गोल है ऊपर से गोल है, बीच में से हाइट है उसकी। तो मैं बोलूँ इसका नीचे बेस क्या होगा, जिसके ऊपर एक स्टैंड होगा ऐसे करके, तो वे नीचे से जो बेस दिख रहा है ना सर, ये सर्कल है, सर्कल है ना, तो बेस का एरिया हो गया सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी एक हाइट भी थी, तो हाइट एच आ गई, इसलिए इसको पाई आर स्क्वायर एच आ गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अच्छा आपको बोला जाए सर उसका किसका, कोण का, कोण का वॉल्यूम बताओ, तो कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप बोलोगे सर इसमें 1/3 कहाँ से आया, ये आपका होता है सर, ऐसे होता है आपका सिलेंडर, इस तरीके से होता है सिलेंडर, ऊपर और नीचे सर्कल, ये सेंटर उसका सर्कल का। अब आपका जो कोण होता है वो ऐसे निकाला गया बीच में से ऐसे काट के, आप देखोगे ना बीच में से ऐसे कटा हुआ है। जब भी कोई आप सिलेंडर को ऐसे काटोगे तो वो हमेशा एक जैसे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और आपने ये वाला पार्ट उठाया, ये वाले पार्ट को उठा के इसको कोण बोल रहे हो आप। जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है ना, उसको कोण बोला जाता है, ये कोण है, बीच में से देखो ऐसे होगी वो, नीचे से सर्कल जो सर पे डालते हो, तो वो कोण है। तो कोण बेसिकल देखो इस पूरे सिलेंडर का तीसरा हिस्सा है, 3 पार्ट है तो एक पार्ट आपने रख लिया, तो ये उसका तीसरा हिस्सा होता है, इसलिए 1/3 आता है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूले बना सकते हो। जब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन करवाऊंगा एक एक फार्मूला आपको बना के बता दूंगा, आप खुद बना सकते हो। अब मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एरिया बेस इंटू हाइट। अच्छा मैं बोलूँ इसका ऐसा यूनिट बताओ, आप बोलो सर लेंथ भी 1 मीटर होगी, ब्रेड्थ एक लेंथ है ये भी मीटर होगी, और हाइट भी एक लेंथ है ये भी मीटर होगी, मतलब मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर क्यूब। अच्छा मीटर क्यूब तो हो गया, अब मुझे बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। सर डायमेंशन के लिए मुझे देखना कि लेंथ है इसमें, बिल्कुल है, एम है, मास इसमें 0 है तो मास 0 लिख दो। क्या लेंथ है सर, बिल्कुल लेंथ आपकी सर 3 बार आई, टाइम आया सर नहीं आया 0, तो इसका डायमेंशन होगा सर m0 L3 T0, आप ऐसे ही बोल सकते हो L3। ये था आपका वॉल्यूम। अब मैं धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आ रहा हूँ, देखो अब लिख लो आगे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे 4th नंबर पे लिख लो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सर, अब आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्टेंस भी समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको इसका डायमेंशन बता दूंगा। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फ़र्क क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना, आज के बाद कभी इस पर गलती नहीं करोगे। ठीक है, इस पर गलती नहीं करोगे। तो अब अगर आपको बोलूँ सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ की बात हो रही है, लेकिन लेंथ तो डिस्टेंस भी होती है, दोनों में फ़र्क क्या है सर। मैं बोलूँगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बाद मैं आपको वेक्टर स्केलर बता दूंगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो इसको भी छोड़ दो फिलहाल, नहीं पता। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन की बात की जाती है, जिसमें डायरेक्शन की, और इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाती, ये मेन डिफरेंस होता है, ये मेन डिफरेंस होता है दोनों में। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाएगा, मान लो एक पॉइंट है ए, आपको इस पॉइंट से इस बी पॉइंट के पास जाना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सर इस पॉइंट के इस पॉइंट जाने के लिए दूरी है 10 किलोमीटर की, मैं बोलूँगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर इस पॉइंट से ए से बी गया कोई राजू नाम का लड़का, तो मैं बोलूँगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ राजू, तो राजू की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप देखोगे जो सबसे छोटी शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, ये कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 10 किलोमीटर। मैं बोलूँ व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी सर 10 किलोमीटर है, लेकिन फ़र्क क्या हुआ, देखो फ़र्क समझाता हूँ आपको भी। फ़र्क क्या हुआ गाइज, हो सकता था ये बंदा इस साइड से चल के ऐसे भी चलता, 10 ये चलता 15 ये चलता, तो मैं बोलूँगा अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सर डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर ही रहेगी,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी जो होगी वही एक डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे आपको एक कमरे में खड़े हो, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के पास जाना है, तो आप बोलोगे मैं इस साइड से कैसे जाता हूँ, तो सर ये आपकी डिस्टेंस हुई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सबसे छोटी दूरी वो एक ही होगी, सीधी जितनी भी होगी वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। या ऐसे बोल सकते हो सर, आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आप देखो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालोगे आप देखोगे एक स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। इट डज नॉट मैटर कि वो किस साइड से गया, लेकिन आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट की दूरी निकालनी है। जैसे इस पॉइंट से यहाँ से आने के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होती है। और मैं बोलता हूँ, जैसे ऐसे समझ लो ये एक सर्कल है, ऐसे बंदा दौड़ा और दौड़ के आके यहीं पे खड़ा हो गया। मैं बोलता हूँ सर एक चक्कर है 5 किलोमीटर का, मुझे बताओ इस बंदे की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता सर आपकी इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। मैं बोलता हूँ बंदे ने स्टार्ट भी यहीं से किया, एंड भी यहीं से किया, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट में भी 0। आपकी डिस्प्लेसमेंट गाइस 0 हो सकती है। आपको बोलेगा एक बंदे ने सर्कल में 4 चक्कर लगाए, बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। क्यों? 4 चक्कर लगाए, 8 चक्कर लगाए, 20 चक्कर लगाए, लेकिन सब चक्कर में लगाने के बाद मैं लास्ट देखूंगा कि स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ से किया, बीच की शॉर्टेज दूरी कितनी है, तो वो कितनी होगी? 0। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन बोलती है सर लेंथ ऑफ पाथ। जो भी रास्ता कवर करोगे वो सारी की सारी क्या होगी? लेंथ। तो जो डिस्टेंस होता है ये कभी भी 0 नहीं होता। जब स्टार्ट करोगे कोई ना कोई दूरी खत्म हो जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अब कहाँ पे खड़े हो, लास्ट पे कहाँ पे हो। जैसे इस पॉइंट से चलना था सर्कल में, तो 5 किलोमीटर का सर्कल लगाया। मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे स्टार्टिंग से लास्ट के बीच की दूरी 0। लेकिन मैं बोलूँ डिस्टेंस बताओ, तो उसमें आपको पाथ जितना चल के आए उसकी दूरी काउंट करनी है। जैसे ये कितना चल के आया यहाँ से, पूरा कहाँ पे खड़ा कोई मैटर नहीं है, लेकिन चल के कितना आया? पूरा 5 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5 किलोमीटर। 2 चक्कर लगाएगा तो 2 बार चला 5-5 तो 10 किलोमीटर। इस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में दूरी देखनी सबसे छोटी, बस बात खत्म। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, इसे समझने की कोशिश करना। मैं बोलता हूँ एक बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में गया, मान लो ये 13 किलोमीटर है और ये 12 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है। ये ए और ये बी पॉइंट के पास जाना है। मैं बोलूँ इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट तो होगी इस पॉइंट के भी और इस पॉइंट के बीच सबसे छोटी दूरी, तो एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इस वाली में। तो ये कितनी होगी? सर 13 किलोमीटर। मैं बोलता हूँ इसका डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस चाहे इस साइड से चल के गया हो तो मुझे पाथ की लेंथ निकालनी है, तो वो भी 13 किलोमीटर ही है। अगर वो इस साइड से गया हो, यहाँ से चल के ऐसे आया हो, तो मैं बोलूँगा 12 किलोमीटर यहाँ चला, 5 यहाँ, तो टोटल पाथ कितनी दूरी खत्म करी? 12-5 17 किलोमीटर। तो ये भी डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होगी। डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी। तो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि डिस्प्लेसमेंट जब भी देखनी होगी आपको शॉर्टेस्ट दूरी देखनी होगी, और किस किस के बीच में? इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना कहाँ से घूम के आया, आपको सबसे छोटी दूरी देखनी है स्टार्टिंग से लास्ट के बीच में। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर एक बंदे ने सर्कल के 3 चक्कर लगाए, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगा? तो एक चक्कर निकालने के लिए ये सर्कम सर्कल कहलाता है। इसको निकालने की एक बार दूरी होती है 2πr। एक चक्कर पूरा होता है इसकी सर्कम सर्कल कितना होता है? ये पेरीमीटर ही बोलते हैं इसको भी, 2πr। 2 चक्कर लगाए 4πr, 3 चक्कर लगाए 6πr। मैं बोलूँ डिस्टेंस कितना है? मैं बात कर रहा हूँ 3, ठीक है, 3 कंप्लीट सर्कल। उसने 3 चक्कर लगाए 3 कंप्लीट सर्कल के अराउंड दौड़ा, तो 3 चक्कर में बोलोगे सर एक चक्कर में इसने 2πr कवर किया होगा, फिर 2 चक्कर में 2πr, 3 बार घूमा तो 6πr हो गया।
इतनी होगी आपकी डिस्टेंस, मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट। 3 चक्कर लगाए, 50 चक्कर लगाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था, अभी भी 3 चक्कर बस वहीं पे खड़ा हो गया, तो मैं देखूंगा अब और लास्ट के बीच में दूरी कितनी है, तो वो 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो सर्कल के केस में क्वेश्चन आता है कि एक बंदे ने अराउंड द सर्कल 3 चक्कर लगाए, एक चक्कर की दूरी 5 किलोमीटर, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी 0 है। तो दिमाग में बैठा लो कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होती है और ये 0 भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होती है, लेकिन डिस्टेंस तो मैं वही देखूंगा जितना वो चल के गया, जितनी दूरी खत्म करता जाएगा वो ऐड होती चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आके स्टार्टिंग में खड़े हो जाए, लेकिन कितना चला वो सबको ऐड कर लो, वही आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिस्टेंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और दोनों का ऐसे यूनिट वैसे मीटर ही होता है। अब मैं इसके ऊपर चलता हूँ, मैंने आपको क्या लिखवाया था, आई होप ये समझ पाए होंगे, नहीं समझ आई तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से दूरी है इनिशियल से फाइनल के बीच में, तो इसका यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट मीटर ही होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका मीटर होगा, जिसको एम से नाम से जाना गया, एम के नाम से। तो ये एक तरह से एक लेंथ है। मैं बोलूँ डायमेंशन बताओ, तो लेंथ एक बार आई, ना तो इसमें मास है ना ही इसमें टाइम है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, मैं बोलता हूँ अब मुझे बताओ सर वेलोसिटी क्या होता है। अब समझने की कोशिश करना धीरे धीरे चीज़ों को, अब आपके दिमाग में घुसेंगी चीज़ें। वेलोसिटी और स्पीड में आपको डिस्टेंस भी समझ आएगा और दोनों का फ़र्क भी समझ आएगा। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है सर, ऐसा यूनिट देखेंगे, इसका सिंबल देखेंगे क्या होता है, इसका डायमेंशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अच्छा वेलोसिटी होती क्या, अब इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली ये एक तरह की स्पीड ही होती है, बेसिकल तो आप स्पीड ही समझ सकते हो। फ़र्क इतना होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट से बनाई जाती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात ये आपके सिलेबस में भी है, स्पेशली मेंशन किया, बाकी उसने लिखा हुआ आगे एटसेट्रा, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। कैसे, जैसे डिस्प्लेसमेंट से बनता है, इसको मैं बोलता हूँ सर ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करी। जैसे मान लो आप लोग जम्मू से चलते हो और कठुआ जाके खड़े हो गए, मैं बोलूँ आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए तो एक ही डिस्प्लेसमेंट चली होगी क्योंकि एक ही दूरी होगी शॉर्टेज। तो मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कठुआ तक मान लो ये 50 किलोमीटर है, कितना है 50 किलोमीटर। अब जम्मू से कठुआ पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, डायरेक्ट तो नहीं पहुँचे होंगे, तो आप बोलोगे कि सर 50 किलोमीटर मान लो 2 घंटे में ख़त्म करी, 2 आवर्स में। तो मैं बोलूँ वेलोसिटी बताओ, आप बोलोगे सर वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितनी चली, वो कितनी है सर 50 किलोमीटर, और नीचे टाइम कितना लगा। तो ये किलोमीटर ये आवर्स में, यूनिट दोनों सेम है, किलोमीटर हो तो टाइम आपका घंटों में होना चाहिए, मीटर हो तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आ गया सर 25, मैं बोल सकता हूँ 25 किलोमीटर पर आवर्स, एक आवर्स, जिसको ऐसे लिखते हैं 25 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैं बोलूँगा सर इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक तरह से स्पीड ही होता है, बस इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं बोलूँगा सर हर घंटे 25 किलोमीटर की स्पीड से चला होगा वो, 1 घंटे में 25 किलोमीटर चला होगा और 2 घंटे में 50 किलोमीटर खत्म हो गया होगा। वेलोसिटी समझ आई क्या है, बेसिकली स्पीड है। जब भी वेलोसिटी बताना है आपको बताना पड़ेगा कि मैं कितनी दूरी चल के आया, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है और मैं कितने टाइम में चल के आया, तो वही आपका वेलोसिटी डिसाइड करेगा। आपको मान लो न्यूमेरिकल आता है, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि सर आपकी डिस्प्लेसमेंट थी 100 किलोमीटर और आपका टाइम था सर 5 घंटे, मुझे बताओ आपकी वेलोसिटी कितनी थी। तो वेलोसिटी बेसिकली एक स्पीड ही है, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर 5 घंटे में, हर घंटे कितना चला 20 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब हर घंटे अगर वो 20 किलोमीटर चला होगा तभी तो 5 घंटे में 100 खत्म हुआ, 1 घंटे में 20, फिर 2 घंटे में 20 और चला होगा, 3 घंटे में 20, 4 घंटे में 20 और 5 घंटे में 20 चल के पूरा 100 किलोमीटर खत्म हो गया। तो स्पीड कितनी है सर 20 किलोमीटर पर आवर। इसी को मैं वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी सर किससे बनी है, डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर अब जब भी आपको वेलोसिटी की बात करेगा तो आप एक ही चीज़ बोलोगे सर वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और कितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट हुई। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, अगर ये याद हो गया तो वेलोसिटी समझ भी आ गई। मतलब आप अपने घर से कहीं भी जा रहे हो, बीच की दूरी है, कितने टाइम में कवर करी वो आप डिवाइड कर लो, वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन घर से दूरी चलना है तो जहाँ से चले इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना है, तो आपकी सड़क तो ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है, ऐसे
लेकिन ये आपकी डिस्टेंस है, इसलिए मैं हमेशा स्पीड की बात करता हूँ कि आप सर कितनी स्पीड से यहाँ तक चले। तो क्योंकि स्पीड में एक मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, ये शॉर्टेज दूरी नहीं है ए और बी की, शॉर्टेज दूरी ये है। अगर बाय एयर देखोगे तो आप वेलोसिटी बना पाओगे, लेकिन अगर आपको सड़क से चलना तो ये घूम के जा रहा है, तो ये बन गया डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, कहीं से भी घूम के आ जाओ, वो पाथ की दूरी खत्म करते जाओ, इसलिए डिस्टेंस कितना चला कितने टाइम में, तो वो बनती है आपकी स्पीड। लेकिन वेलोसिटी क्या बनेगी, आपकी सबसे सामने की दूरी। ठीक है, वेलोसिटी क्या, सामने की दूरी। तो जब भी वेलोसिटी बोलेगा आप बोलना सर कितनी डिस्प्लेसमेंट चली कितने टाइम में, वही मेरी वेलोसिटी कहलाती है। मैं बोलूँ इसका एस यूनिट बताओ, अब निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट सर एक लेंथ है जिसको मैं मीटर में मेजर करता हूँ, और टाइम एक टाइम है जिसको मैं सेकंड में मेजर करता हूँ। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका एस यूनिट होगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एस यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो क्या होगा सर, मीटर पर सेकंड। अच्छा मैं बोल दूँ इसका मुझे डायमेंशन बताओ, अब डायमेंशन निकालते हैं। ऊपर वाला अलग से निकालो, नीचे वाला अलग से। ऊपर क्या है सर, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की बात हो रही है तो एक बार लेंथ आ गया, टाइम नहीं है, मास नहीं है, कोई बात नहीं। नीचे क्या है सर, सिर्फ टाइम की बात हो रही है तो नीचे एक टाइम आ रहा है। तो अगर मैं L1 इस टाइम को ऊपर ले जाऊं, जिसकी पावर प्लस में उसकी माइनस हो जाती है, L1 t माइनस 1 इसका डायमेंशन होगा, और M0 भी चिपका सकते हो साथ में, M0 L1 t माइनस 2 इसका डायमेंशन होगा। तो बताओ वेलोसिटी की बात समझ आई, वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको याद रखना, ये बार बार फिजिक्स में आएगा आगे भी। तो वेलोसिटी होता है पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या होता है सर, वो आपकी स्पीड होती है, और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, किसी भी साइड से चल के आया हो। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ पाए होंगे आप। अब मैं इसी को ख़त्म करता हूँ, इसके बाद एक्सेलरेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बस 3-4 चीज़ें सिखाने की कोशिश करी। एक तो मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताया, ठीक है। एक तो मैंने ये बताया आज, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल। प्लेन क्या होता है, जब आपकी रेडियस की लेंथ आर्क की लेंथ के बराबर आ जाए तो बीच में सेंटर एंगल जो बनेगा उसको बोला जाएगा प्लेन एंगल, इसको रेडियन में मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, जब साइड ऑफ स्क्वायर की लेंथ आपके रेडियस के बराबर आ जाए तो वो जो सेंट्रल एंगल बनेगा उसको प्लेन एंगल बोला जाएगा, इसको टी रेडियस से मेजर करते हैं। उसके बाद मैंने डायमेंशन बताना स्टार्ट किए, तो डायमेंशन को हम MLT की फॉर्म में लिखते हैं, मास लेंथ टाइम की। तो ये कैसे लिखना है ये खुद लिख लोगे। आपको मेन बेसिकली यहाँ सीखना क्या है, आज कुछ खास हुआ नहीं, इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें आपकी वेलोसिटी वगैरह सारा कुछ सिलेबस में है। तो मैंने आज की क्लास में सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करी कि लेंथ को जब भी आप देखोगे तो लेंथ का यूनिट मीटर क्यों होता है, क्योंकि लेंथ एक दूरी है, दूरी को हमेशा मीटर में, ऐसा यूनिट ही आपका होगा, ऐसा यूनिट होता ही एक है, मैंने आपको सिखाए थे। और 7 फंडामेंटल का यूज़ करके आप किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो, जिसमें मैंने आपको 7 फंडामेंटल स्टार्टिंग क्लास में करवाए थे, किसी का भी निकाल सकते हो। तो आज की क्लास कल एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करके आगे चल के आपके कल की क्लास में इंपॉर्टेंट सारे डायमेंशन खत्म कर दूंगा, जिसमें आप हर एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करोगे। जो भी डेफिनेशन होगी इसको आप रियल लाइफ में समझने की कोशिश करोगे कि क्या होती है, मैं कैसे निकालता हूँ फोर्स वगैरह सब कुछ, इम्पल्स, ये सारी डेफिनेशन आप नेक्स्ट क्लास में, प्रेशर पुश, सब कुछ सीखोगे आप अगली क्लास में। जब आप ये अच्छे से सीख जाओगे तो आपको कभी भी फिजिक्स से डर नहीं लगेगा, और यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपके सिलेबस में है। और आई होप आज का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको क्लास का मिल गया होगा। क्लास कैसी लगी अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्लस अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ पाएँ और अच्छे से हमारे सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।